हेलो फ्रेंड्स। हमने वर्तमान भारतीय समाज के अपने लास्ट वीडियो में जो हमारे भारतीय विचारक थे उनके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पाश्चात्य विचारकों के बारे में। इसमें आपके प्लेटो आ जाएंगे, रूसो आ जाएंगे, जॉन डीवी, फ्रॉवेल और मारिया मांटेसरी। पाँचों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आपको अच्छे से चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते हैं तो ये भी चीज़ हम छोड़ नहीं सकते। पाश्चात्य विचारक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में कि प्लेटो कौन थे और उन्होंने क्या क्या विचार दिए शिक्षा को लेकर। ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। प्लेटो महान दार्शनिक, राजनीतिक, गणितज्ञ, समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनका जन्म 427 ईस्वी पूर्व एथेंस में हुआ था। ठीक है, जो प्लेटो थे ये कौन थे? तो एक महान दार्शनिक थे, राजनीतिज्ञ थे और गणितज्ञ भी थे, और साथ ही साथ समाज सुधारक एवं शिक्षा शास्त्री थे। इनका जो जन्म था वो कब हुआ? तो 427 ईस्वी पूर्व में हुआ, एथेंस में, जो ग्रीस भी हम कह सकते हैं एथेंस को। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो टाइम पीरियड था तो वो वहीं था जब महात्मा बुद्ध वगैरह जब आए हुए थे, उनका जन्म हुआ था, तो उसी टाइम पीरियड के ये भी थे। प्लेटो की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं कई बार पूछी जाती हैं कि कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी, कौन सी पुस्तकें लिखी। तो द रिपब्लिक, एपोलॉजी, क्राइटो, ये तीनों ही किसकी रचनाएं हैं? तो प्लेटो की। इसमें द रिपब्लिक जरूर याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछी जाती है। ठीक है, तो ये पूछी भी गई है इसलिए इस पर इंपॉर्टेंट भी लिखा है कि द रिपब्लिक जो है वो प्लेटो की रचना है। एपोलॉजी और क्राइटो ये तीनों ही किसकी रचना है? तो प्लेटो की रचना है। इनके अनुसार शिक्षा का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के द्वारा सद्गुण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, तो प्लेटो ने शिक्षा के बारे में क्या कहा कि शिक्षा से अभिप्राय उस प्रशिक्षण से, मतलब उस ट्रेनिंग से है जो बच्चों के अंदर अच्छी आदतों के द्वारा सद्गुण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, अच्छे गुणों की जो प्रवृत्ति है उसे उत्पन्न करता है शिक्षा के द्वारा। प्लेटो शिक्षा को नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया मानते हैं। उन्होंने शिक्षा को सद्गुणों को साहस, संयम, न्याय, बुद्धिमत्ता प्रकट करना माना है। ठीक है, तो प्लेटो ने क्या कहा कि जो शिक्षा है वो नैतिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया है एक। ठीक है, उन्होंने शिक्षा को सद्गुणों को प्रकट करना माना है। और सद्गुण में कौन कौन से गुण आ जाते हैं? तो साहस है, संयम है, न्याय है, बुद्धिमत्ता है। तो इन सारे जो सद्गुण हैं इनको प्रकट करना ही शिक्षा माना है। किसने? प्लेटो ने। तो इनके बारे में जो शिक्षा का अर्थ है वो से याद कर लेना कि क्या कहा प्लेटो ने कि शिक्षा से अभिप्राय उस ट्रेनिंग से, उस प्रशिक्षण से है जो बालकों को उचित आदतों के द्वारा सद्गुण की प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। और इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा के उद्देश्य सभी में सेम है, मैंने कहा था। तो पहला हो जाएगा उत्तम चरित्र का निर्माण करना, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास करना। ठीक है, जो पर्सनैलिटी है उसका विकास करना और जो उत्तम चरित्र है उसका निर्माण करना, ये शिक्षा के उद्देश्य हैं। और क्या उद्देश्य हैं? तो बालकों को सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए तैयार करना कि वो अपने जीवन को अच्छे से व्यतीत कर सकें, इसके लिए उन्हें तैयार करना। शारीरिक एवं मानसिक विकास करना उनका, सहयोगी एवं सामुदायिक जीवन की भावना का विकास करना। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक विकास करना बच्चों का, और सहयोगी एवं सामुदायिक जो जीवन है उसकी भावना का विकास करना। तो ये सारे ही किसके क्या है? शिक्षा के उद्देश्य हैं। अब इनके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए? तो प्लेटो ने शिक्षा को 3 भागों में बांटा एवं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित किया। ठीक है, तो शिक्षा को इन्होंने 3 भागों में बांट दिया था, प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, और उसके अनुसार ही इन्होंने पाठ्यक्रम को बनाया। तो प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने खेलकूद, व्यायाम, संगीत, गणित, इतिहास और विज्ञान को जगह दी। जबकि माध्यमिक शिक्षा में इन्होंने क्या किया? तो गणित, कविता, संगीत, सैन्य प्रशिक्षण, शिष्टाचार एवं धर्मशास्त्र आदि विषय इन्होंने शामिल किए माध्यमिक शिक्षा में। और अगर हम बात करें उच्च शिक्षा की तो इसमें इन्होंने दर्शन, नीतिशास्त्र, कानून, आध्यात्मिक शिक्षा आदि पर बल दिया। तो ये तीनों चीज़ें कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें शामिल हैं। पहले तो इन्होंने शिक्षा को 3 भागों में बांटा, उसके अनुरूप क्या किया? पाठ्यक्रम को निर्धारित किया। तो 3 भाग कौन से थे? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा में खेलकूद था, आपका व्यायाम था, संगीत एवं गणित था, इतिहास था, विज्ञान था। माध्यमिक में आपका क्या जुड़ गया? तो संगीत जुड़ गया, सैन्य प्रशिक्षण, शिष्टाचार जुड़ गया और धर्मशास्त्र जुड़ गया। जबकि उच्च शिक्षा में दर्शन और नीतिशास्त्र जोड़ा गया, कानून और आध्यात्मिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया। तो ये 3 चीज़ें थी। अब हम बात करें प्लेटो की शिक्षण विधि की, तो प्लेटो ने अपने गुरु सुकरात द्वारा अपनाई गई प्रश्नोत्तर विधि को ही स्वीकार किया। इसके अलावा प्लेटो ने खेलकूद, अनुकरण, कहानी विधि को भी अपनाने पर बल दिया। ठीक है, तो मुख्य जो शिक्षण विधियाँ थी जो प्लेटो द्वारा दी गई और लोगों को बताई गई तो वो कौन सी थी? पहले तो प्लेटो के गुरु कौन थे? तो याद रख लेना, सुकरात इनके गुरु थे। और सुकरात की जो विधि थी वो कौन सी थी? तो प्रश्नोत्तर विधि सुकरात ने दी थी, जिसे हम लोग सुकराती विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो जो प्लेटो थे इन्होंने क्या किया? अपने गुरु द्वारा जो दी गई थी प्रश्नोत्तर विधि उसी को मान लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया। इसके अलावा प्लेटो ने खेलकूद, अनुकरण विधि, कहानी विधि को भी अपनाने पर बल दिया। ठीक है, तो ये मुख्य विधियाँ थी
जिस पर बल दिया था प्लेटो ने। अब अनुशासन के बारे में इन्होंने क्या कहा उसके बारे में देख लेते हैं। प्लेटो ने अनुशासन को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, जो प्लेटो थे वो अनुशासन को जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका विश्वास था कि कठोर नियंत्रण व अनुशासन जीवन से ही सद्गुणों का विकास संभव है। मतलब आपने कई लोग देखे जो कठोर अनुशासन के मूड में नहीं थे। ठीक है, वो नहीं मानते थे कि इतना जरूरी है अनुशासन, इतने कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लेटो मानते थे कि अनुशासन बहुत ज़रूरी है जीवन में, और इनका विश्वास था कि अगर कठोर नियंत्रण व अनुशासित जीवन से ही सद्गुणों का विकास किया जा सकता है किसी भी बच्चे में। ठीक है, तो कठोर नियंत्रण ये मानते थे कि होना चाहिए बच्चों के ऊपर। ठीक है, तो अनुशासन के बारे में क्या कहा ये भी आपने देख लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, प्लेटो का शिक्षण के क्षेत्र में क्या योगदान रहा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2016 में डीएलएड में कि प्लेटो का शिक्षा में क्या योगदान रहा उसे बताइए। तो इसमें योगदान आप क्या लिखेंगे। तो पहला था कि सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर प्रदान किए जाएं। प्लेटो ने कहा कि शिक्षा किसी एक वर्ग के लिए नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। ठीक है, सभी को समान रूप से अवसर दिए जाएं। दूसरा था कि स्त्री शिक्षा को भी इन्होंने आवश्यक बताया था प्लेटो ने। तीसरा कहा इन्होंने कि आयु के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए। ठीक है, छोटे बच्चों का अलग होना चाहिए पाठ्यक्रम, बड़े बच्चों का अलग होना चाहिए, तो आयु के अनुसार इन्होंने पाठ्यक्रम को बांटा। फिर फोर्थ पॉइंट था कि शिक्षा का कार्य सत्यम, शिवम एवं सुंदरम जैसे मूल्यों को प्राप्त करना बताया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसने कहा था कि शिक्षा का कार्य सत्यम, शिवम एवं सुंदरम जैसे मूल्यों पर निर्धारित होना चाहिए, तो प्लेटो ने कहा था। इस चीज़ को याद रखना। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपका कि औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किए जाएं। प्लेटो ने एकेडमी नामक एक संस्था भी स्थापित की थी। तो ये चीज़ याद रखना, एक नंबर में पूछा जाएगा कि एकेडमी नामक जो संस्था थी वो किसने स्थापित की थी, तो प्लेटो ने की थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि एकेडमिक नामक जो संस्था थी वो प्लेटो ने निर्धारित की थी। ये 2016 में ये पूछा गया, देखिए लिखा भी। ठीक है, औद्योगिक शिक्षा की उन्नति के लिए प्रयास किए जाएँ और प्लेटो ने एकेडमी नामक संस्था स्थापित की थी। तो ये पॉइंट है कि कैसे शिक्षा के क्षेत्र में प्लेटो ने अपना योगदान दिया, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड, हमारे जो विचारक हैं पाश्चात्य विचारक रूसो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। रूसो का जन्म 1712 ईस्वी में जेनेवा में हुआ था। रूसो एक महान शिक्षा सुधारक, राजनीतिक विचारक एवं समाज सुधारक थे। ठीक है, तो रूसो का जन्म कब हुआ, इनका तो काफ़ी लेट हुआ। इनका जन्म हुआ था अभी 18वीं शताब्दी में, मतलब कि 1712 ईस्वी में जेनेवा में। रूसो कौन थे, तो महान शिक्षा सुधारक, राजनीतिक विचारक एवं समाज सुधारक थे। रूसो की रचनाएं कौन कौन सी हैं ये देख लेते हैं, काफ़ी पूछी जाती हैं। देखिए इंपॉर्टेंट भी लिखा है कि रूसो की जो रचनाएं हैं, जैसे अमील एक रचना है इनकी, काफ़ी पूछी जाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द ऑरिजिन ऑफ इनक्वालिटी अमंग मैन। ठीक है, ये 3 रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है रूसो की। ठीक है, तीनों की याद कर लेना नाम, और स्पेशली अमील और सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इनके तो नाम याद रखना, ये एक एक नंबर में पूछी जाती हैं। अब रूसो के अनुसार हम शिक्षा का अर्थ देख लेते हैं कि रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या बताया। रूसो प्रगतिवादी विचारक थे। देखिए जब हम प्रगतिवादी पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि रूसो जो थे वो प्रगतिवादी के जनक भी माना जाता है इन्हें। ठीक है, तो रूसो कौन थे, तो एक प्रगतिवादी विचारक थे। इनके अनुसार बालकों की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण आवश्यक है। ठीक है, ये चीज़ उसमें हमने पढ़ी भी थी कि रूसो ने कहा था कि एक ये प्रगतिवादी विचारक थे और उन्होंने कहा था कि अगर बालकों को शिक्षा देनी तो उन्हें प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया जाए, वो खुद ब खुद चीज़ों को सीख लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। तो भाई ये कि इनके अनुसार बालकों की शिक्षा के लिए प्राकृतिक वातावरण की आवश्यकता है। रूसो ने कहा है प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रकृति की ओर लौटो जो नारा है वो किसने दिया है, तो रूसो ने ही कहा था ये चीज़। ठीक है, अगर एक नंबर में आपको देखने को मिलता है कि प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा है, तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, फ्रॉबेल, रूसो, प्लेटो, ऐसे करके। ठीक है, तो आपको रूसो आंसर लगाना है। रूसो ने ही कहा था प्रकृति की ओर लौटो। रूसो के अनुसार सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में ये आती है। ठीक है, सीधी सीधी लिखती हुई आएगी आपको कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, ये किसने कहा है, कथन, तो कथन के रूप में ये आपको देखने को मिलेगा कि सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अंदर से प्रस्फुट होती है, मतलब अंदर से निकलती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। तो ये रूसो की लाइन है। ठीक है, इनका एक कथन है, ये पूछा जाएगा आपसे। अब रूसो के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो नैतिकता का विकास करना, संवेगों का विकास करना, व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करना, मौलिक एवं स्वाभाविक शक्तियों का विकास करना, ये शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूसो। ठीक है, अब पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। रूसो ने मानव जीवन को 4 अवस्था में बांटा और उसी के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारित किया। ठीक है, जैसे जो प्लेटो थे उन्होंने 3 भागों में बांटा था। ठीक है, माध्यमिक का अलग बांटा, प्राथमिक अलग बांटा, उच्च का अलग बांटा। लेकिन रूसो ने कैसे बांटा पाठ्यक्रम को, तो उन्होंने मानव जीवन की जो 4 अवस्थाएं उसके अनुरूप पाठ्यक्रम को बांटा। सबसे पहले बांटा शैशवावस्था के अनुरूप, जो 1 से 5 वर्ष तक इन्होंने माना है। उसमें क्या करना है, तो ज्ञानेंद्रियों का विकास करना, वार्तालाप से बच्चों को सिखाना। ठीक है, कि बच्चों को आप बातचीत के माध्यम से सिखाएं, और जो उनकी ज्ञानेंद्रिय हैं जैसे आँख है, कान है,
ठीक है, इनके माध्यम से आप बच्चों को सिखाएं। दूसरा बाल्यकाल है। बाल्यकाल जो होता है वो 6 से 12 वर्ष का है, जिसे बाल्यावस्था कह सकते हैं। तो इसमें आपको कैसे सिखाना है बच्चों को, तो नैतिक शिक्षा व बच्चों को अनुभव द्वारा सिखाना। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना उन्हें और बच्चों को अनुभव द्वारा चीज़ों को सिखाना है। फिर तीसरा जो इन्होंने डिवाइड किया वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था की जो एज है वो है 12 से 15 वर्ष। ठीक है, वैसे अलग होती है, 12 से 18 होती है, लेकिन इन्होंने जो बांटा है वो 12 से 15 तक माना है किशोरावस्था। ठीक है, इसमें इन्होंने विज्ञान, भाषा, गणित, चित्रकला, संगीत और व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की है। ठीक है, तो इसमें ये जो सब्जेक्ट है इन्होंने इंक्लूड किए हैं किशोरावस्था में। और फोर्थ उन्होंने बांटा युवावस्था, जो 15 से 20 वर्ष तक है। इसमें इन्होंने संगीत, कला, नैतिक शिक्षा तथा काम शास्त्र को स्थान दिया है। तो आप इनके सब्जेक्ट याद रख सकते हैं कि 4 भागों में इन्होंने बांटा, बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवावस्था और था आपका शैशवावस्था। 4 भागों में बांटा और इसके लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट थे वो निर्धारित किए। जब बात की हमने शैशवावस्था की तो 1 से 5 वर्ष तक है ये। इसमें आपको ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना है, उसका विकास करना है और वार्तालाप के माध्यम से बच्चों को चीज़ें सिखानी है। बाल्यावस्था में इन्होंने कहा कि नैतिक शिक्षा दी जाए और बच्चों को अनुभव द्वारा सिखाया जाए। किशोरावस्था पर आए जो 12 से 15 तक इन्होंने बांटा था, तो इसमें इन्होंने विज्ञान, भाषा, गणित, चित्रकला, संगीत और व्यावसायिक शिक्षा देने की बात की। जबकि युवावस्था जो 15 से 20 वर्ष तक इन्होंने माना, इसमें संगीत, कला, नैतिक शिक्षा तथा काम शास्त्र को स्थान दिया। तो ये थे इनके पाठ्यक्रम का निर्धारण। अब हम बात करें शिक्षण विधि की। इनके अनुसार शिक्षण विधियां कौन कौन सी होनी चाहिए, किसके माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए, तो करके सीखने, निरीक्षण द्वारा सीखना, अन्वेषण द्वारा सीखना, स्वानुभव द्वारा सीखना और प्रयोग द्वारा सीखना। ठीक है, तो ये 5 शिक्षण विधियों पर ज़्यादा फोकस किया इन्होंने कि बच्चों को करके सीखना देना चाहिए, उन्हें निरीक्षण द्वारा सिखाना चाहिए। ठीक है, अन्वेषण द्वारा मतलब कि खोज द्वारा बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, उनके खुद के अनुभव द्वारा उन्हें सीखना चाहिए और प्रयोग द्वारा बच्चों को सिखाया। इन्होंने कहा कि 5 शिक्षण विधियों के माध्यम से बच्चों को सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षण विधियां हो गई रूसो के अनुसार। अब अनुशासन के बारे में रूसो ने क्या कहा, तो रूसो बालक की स्वतंत्रता के समर्थक थे। रूसो को प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास था, अर्थात प्रकृति ही पुरस्कृत एवं दंडित करेगी। ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी थी जब हम प्रकृतिवादी पढ़ रहे थे, उसमें भी रूसो ने यही कहा था कि बच्चों को प्रकृति में खुला छोड़ दिया जाए, वो चीज़ों को खुद ब खुद सीख लेंगे। ठीक है, तो भाई इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि बच्चों को स्वतंत्रता की समर्थक थे, कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से आप छोड़ दें। रूसो को प्राकृतिक परिणामों तथा अनुशासन के सिद्धांत में विश्वास था कि अगर बच्चा कुछ गलती करेगा तो जो प्रकृति है वो खुद ही उसे दंडित करेगी, अगर कुछ अच्छा काम करेगा तो उसे पुरस्कृत करेगी। तो ऐसा कहना था अनुशासन के बारे में रूसो का। शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध कैसे होने चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो शिक्षक को इन्होंने गौण तथा शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान दिया, जो आज के समय में भी यही चल रहा है कि शिक्षक को हम सेकेंडरी स्थान देते हैं और बच्चे को हम लोग प्राइमरी स्थान पर रखते हैं। तो भाई इन्होंने कहा था कि शिक्षक को सेकेंडरी और जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, उसे प्राइमरी स्थान दिया। रूसो के अनुसार प्रकृति ही बालक का सच्चा शिक्षक है। ठीक है, तो इन्होंने शिक्षक किसे माना है, तो प्रकृति को शिक्षक माना है। हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछ ले कि रूसो के अनुसार बालक का सच्चा शिक्षक कौन है, तो प्रकृति है, सीधी सी बात है। अब हम विद्यालय की बात करें तो रूसो के अनुसार विद्यालय एक कृत्रिम व कठोर अनुशासन वाली संस्था है। रूसो बालक को स्वतंत्र वातावरण दिए जाने के समर्थक थे। मतलब इनके अनुसार जो विद्यालय है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये चाहते थे कि बच्चों को आप खुला छोड़ दें प्रकृति में। ठीक है, वो खुद ब खुद उसमें चीज़ों को सीखेगा। मतलब वो विद्यालय के समर्थक नहीं थे, वो उसे खाली क्या मानते थे, कृत्रिम एवं कठोर अनुशासन वाली संस्था मानते थे रूसो। ठीक है, तो ये विद्यालय के बारे में इनके विचार थे। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रूसो के बारे में और प्लेटो के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम 2 विचारकों के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मारिया मॉन्टेसरी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे जो छूट रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आपके कौन है, जॉन डीवी हैं, फ्रॉवेल हैं और मारिया मॉन्टेसरी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।